से प्रस्तुत है समाचार संध्या। भारत और अमेरिका की निकट साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे बाहर सुरक्षा और समृद्धि को मजबूत करेगी। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड जेम्स ऑस्टिन ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात में अंतर्राष्ट्रीय सामरिक मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श किया। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुद्दुचेरी में चुनाव प्रचार चरम पर। विभिन्न दलों के स्टार प्रचारकों ने रैलियों को संबोधित किया। कांग्रेस ने असम में चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। सत्ता में आने पर नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू नहीं करने का भरोसा दिया। भारत ने कोविड टीकाकरण में रिकॉर्ड 4 करोड़ 20 लाख से अधिक टीके लगाए जाने की उपलब्धि हासिल की। सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए कड़े उपाय करने को कहा। महाराष्ट्र ने दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, गोवा और केरल से आने वाले यात्रियों के लिए कोविड का रैपिड टेस्ट अनिवार्य किया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में केमिकल फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 4 लोग मारे गए। यशस्विनी देशवाल ने भारत को 10 मीटर एयर पिस्टल विश्व कप में पहला स्वर्ण पदक दिलाया। पीवी सिंधु ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में हारकर बाहर। और अहमदाबाद में इंग्लैंड के साथ 5वें T20 क्रिकेट मैच में भारत ने 12 ओवर में 1 विकेट पर 139 रन बनाए। समाचार संध्या में सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं अतहर सईद। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। भारत और अमेरिका वैश्विक सामरिक भागीदारी की पूरी क्षमताओं का इस्तेमाल करने पर सहमत हो गए हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ बातचीत के बाद एक संयुक्त प्रेस वक्तव्य में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की उस सागर नीति के अनुरूप है जो इस क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के हित में है। उन्होंने कहा कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं के हाल ही में हुए शिखर सम्मेलन में स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने के संकल्प पर जोर दिया गया। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के हाल में हुए फर्स्ट लीडर समिट ने फ्री, ओपन और इनक्लूसिव इंडो पैसिफिक क्षेत्र को बनाए रखने के हमारे संकल्प को दोहराया है। हमने कुछ गैर पारंपरिक चुनौतियों जैसे कि तेल रिसाव और पर्यावरणीय आपदाओं, नशीले पदार्थों की तस्करी और इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग आदि को संबोधित करने के लिए क्षमता निर्माण की आवश्यकता भी महसूस की है। रक्षा मंत्री ने कहा कि श्री ऑस्टिन ने इस क्षेत्र में शांति और समृद्धि की स्थापना के बारे में प्रस्तावों पर उत्सुकता जताई। श्री सिंह ने कहा कि बातचीत के दौरान उनके बीच रक्षा सूचनाओं के आदान प्रदान को बढ़ाने, रक्षा के नए उभरते हुए क्षेत्रों में सहयोग और सैन्य सहयोग को बढ़ाने के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की गई। हमारी आज की बातचीत हमारे बीच वाइड रेंजिंग डिफेंस कोऑपरेशन और सर्विसेज के बीच एक्सपेंडिंग मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट, इंफॉर्मेशन शेयरिंग और रक्षा के उभरते हुए क्षेत्रों में सहयोग और म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट पर केंद्रित थी। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी की पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के लिए मिलकर काम करने के प्रति दृढ़ संकल्प हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश रक्षा संबंधी विभिन्न आपसी समझौतों का अधिकतम उपयोग करने को लेकर भी प्रतिबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने उम्मीद जताई कि अमरीकी निर्माता रक्षा क्षेत्र में भारत की उदार विदेशी निवेश नीतियों का लाभ उठाएंगे। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत थे कि रक्षा उद्योग में सहयोग के कई अवसर हैं। श्री सिंह ने कहा कि वे अमरीकी रक्षा मंत्री के साथ मिलकर भारत अमरीका संबंधों को 21वीं सदी की एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाने के लिए तत्पर हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि श्री ऑस्टिन द्वारा अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुनना द्विपक्षीय रक्षा संबंधों के प्रति उनकी गहरी और स्थायी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। श्री ऑस्टिन ने कहा कि आज के तेजी से बदलते अंतर्राष्ट्रीय माहौल में भारत अमेरिका का एक महत्वपूर्ण साझेदार है। Reaffirmed our commitment to a comprehensive and forward-looking defense partnership with India as a central pillar of our approach to the region. As the world faces a global pandemic and growing challenges to an open and stable international system, the U.S. and India relationship is a stronghold of a free and open Indo-Pacific region. विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड जे ऑस्टिन ने आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सामरिक मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श किया।
सूत्रों के अनुसार डॉक्टर जयशंकर ने भारत के सामने वर्तमान रक्षा चुनौतियों और दीर्घावधि रणनीतिक उपायों का उल्लेख किया। दोनों नेताओं की बातचीत में यूरोप और पश्चिम एशिया सहित वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में अफगानिस्तान में क्षेत्रीय ताकतों और पड़ोसी देशों के हितों के बारे में चर्चा की गई। डॉक्टर जयशंकर ने इस मुद्दे पर भारत के हितों का ध्यान रखने के लिए बाइडेन प्रशासन की सराहना की। दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग बढ़ाने का समर्थन किया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वे अमेरिका के रक्षा मंत्री के साथ दोनों देशों की सामरिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में काम करने के इच्छुक हैं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले 2 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए स्टार प्रचारक मतदाताओं को लुभाने में लगे हैं। 27 मार्च को पहले और दूसरे चरण में 1 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में चुनाव रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे आसोल परिवर्तन यानी वास्तविक बदलाव के वायदे के साथ आए हैं। उन्होंने जंगल महल के पिछले क्षेत्रों में विकास कार्यों के साथ स्वच्छ पेयजल, अनुसूचित जातियों में बचत को प्रोत्साहन, शीत भंडारों की स्थापना तथा खेती बाड़ी के क्षेत्र में सुधारों के वायदे किए। अगर यहाँ सही अर्थ में कोई बंगाल की पार्टी है तो वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। बीजेपी के डीएनए में आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आचार, विचार, व्यवहार और संस्कार है। इन्हीं संस्कारों को लेकर हम बंगाल के हर क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं। तृणमूल कांग्रेस नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि भाजपा शासित राज्यों में महिला असुरक्षित हैं। पूर्वी मेदिनीपुर के हल्दिया में एक जनसभा में सुश्री बनर्जी ने दावा किया कि भाजपा सरकारी संगठनों का निजीकरण करना चाहती है। सुश्री बनर्जी ने कहा कि सत्ता में वापस आने के बाद भी विकास कार्यों को इसी तरह जारी रखेंगी। पश्चिम बंगाल में प्रचार अभियान में राजनीतिक दलों के बीच शब्द बाण भी तेज हो गए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि खेला होबे का उपयोग राजनेताओं में आम हो गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। तृणमूल कांग्रेस ने युवा मतदाताओं को रिझाने के लिए एक गीत तैयार किया है जो काफी वायरल हो गया है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने इस गीत का उपयोग करना शुरू किया जो बंगाल में एक नारा बन गया है। इंचिते इंचिते युद्ध होबे, खेला होबे, खेला होबे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अपने प्रचार के दौरान कह रहे हैं कि ये समय बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का खेल खत्म करने का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने चुनाव प्रचार में इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया। वो कहती रहे खेला होबे, लेकिन पूरा बंगाल आज कह रहा है खेला शेष होबे, विकास आरंभ होबे। संयुक्त मोर्चा गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस पार्टी भी खेला होबे नारे का अपनी तरह से उपयोग कर रही है। सीपीआईएम भी वाम दलों को वापस लाने के संदेश के साथ बॉलीवुड की एक लोकप्रिय पैरोडी का इस्तेमाल कर रही है। जनमत तो 2 मई को स्पष्ट होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि युवा पीढ़ी नारों के इन अलग अलग रूपों का मजा ले रही है। कोलकाता से मधुपर्णा धर चौधरी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना। असम में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच का कार्य जारी है। इस चरण में 309 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र आज गुवाहाटी में जारी किया। कांग्रेस ने वायदा किया है कि अगर वो सत्ता में आई तो वो नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू नहीं करेगी। पार्टी ने 5 लाख सरकारी तथा 25 लाख प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां देने का वायदा किया है। कृषि ऋण माफ करने की भी घोषणा की है। तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनावों के नामांकन भरने का काम समाप्त होने के बाद राज्य में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नामांकन पत्रों की आज जांच की जा रही है। उम्मीदवार सोमवार तक नाम वापस ले सकते हैं। केरल में कुल 2138 नामांकन दाखिल किए गए हैं। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में कुल 485 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे। तमिलनाडु में
नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन 7,230 लोगों ने पर्चे भरे, जिसमें 1,067 महिलाएं और 3 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। एक रिपोर्ट। तमिलनाडु विधानसभा की 234 सीटों के लिए 1,716 नामांकन पत्र स्वीकार किए गए। अंतिम रिपोर्ट मिलने तक 1,050 नामांकन पत्र अवैध पाए गए हैं। जिला चुनाव अधिकारी ने 100% मतदान के लिए जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है। तिरुवन्नामलई जिले के चुनाव अधिकारी संदीप नंदूरी ने 100% मतदान का संदेश देने के लिए हीलियम बैलून आसमान में छोड़ा है। रंगोली, दौड़, हस्ताक्षर अभियान, शपथ ग्रहण सहित जागरूकता के कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तमिलनाडु सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजर 9वीं, 10वीं और 11वीं की कक्षाएं अगले आदेश तक बंद कर दी हैं। हालांकि 12वीं की कक्षाएं कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जारी रहेंगी। चेन्नई से आरमूर्ति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह। कोविड टीकाकरण में भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 4,20,63,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत कल 27,23,575 टीके लगाए गए। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि टीकाकरण अभियान में ये बड़ी उपलब्धि है। कल कुल मिला के 4 करोड़ से भी ज्यादा व्यक्तियों को भारत में कोविड-19 का वैक्सीनेशन दिया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये 4 करोड़ की संख्या 16 जनवरी से वैक्सीन प्रोग्राम की सक्सेस को दिखा रहा है और बहुत खुशी की बात इसमें ये भी है 60 साल की उम्र के जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं वो इस 4 करोड़ की संख्या में 1.5 करोड़ से भी ज्यादा है, क्योंकि ये हमारा स्पेशल फोकस ग्रुप है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैक्सीनेशन की रफ्तार और भी बहुत तेज होगी। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए जरूरी उपायों को बढ़ावा देने और सतर्कता प्रबंध कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राज्यों के मुख्य सचिवों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को लिखे पत्र में गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कहा है कि निगरानी, रोकथाम और सतर्कता दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन होना चाहिए। गृह मंत्रालय ने कहा है कि कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये आदेश दिए गए हैं। इस बीच देश में कोविड से ठीक होने वालों की दर 96.12% हो गई है। कल 23,653 व्यक्ति इस संक्रमण से स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस बीमारी से अब तक 1 करोड़ 11 लाख से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। हालांकि विभिन्न राज्यों में कोविड के मरीजों की संख्या में अचानक आई तेजी के कारण देश में वर्तमान समय में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस समय देश में 2,88,000 से अधिक मरीज हैं। देश में कल 40,953 नए रोगी सामने आए। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज कोविड पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें सिक्किम के न्यू STNM अस्पताल में मेडिसिन के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुरेश रसली भाग लेंगे। ये कार्यक्रम रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 और लैंडलाइन नंबर 011-2331-4444 पर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alert पर #AskAIR के जरिए प्रश्न पूछ सकते हैं। महाराष्ट्र ने दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, गोवा और केरल से आने वाले यात्रियों के लिए कोविड का रैपिड टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने राज्य बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में अतिरिक्त समय देने का निर्णय लिया है। राज्य की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा है कि 80 अंक परीक्षा में 30 मिनट जबकि 40 अंक की परीक्षा में 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। कोविड कंटेनमेंट जोन या लॉकडाउन के कारण जो छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे उनके लिए जून में पूरक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के औद्योगिक विकास निगम MIDC क्षेत्र स्थित एक रासायनिक कारखाने में विस्फोट से 4 लोग मारे गए और कई घायल हो गए। ये घटना आज तड़के खेड़ तालुका के लोटे क्षेत्र के घरडा केमिकल्स में हुई। अंदर फंसे सभी लोगों को दमकल कर्मियों की टीम ने बचा लिया है। घटना के कारण का अभी पता नहीं चल पाया है। दुर्घटना का कारण एक संयंत्र के फटने को माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्फोट में मरने वालों के प्रति दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने दत्तात्रेय होसबोले को 3 वर्ष की अवधि के लिए सरकार्यवाह या सामान्य सचिव चुना है।
दत्तात्रेय 2009 से आरएसएस के सह सरकार्यवाह हैं। वे भैयाजी जोशी का स्थान लेंगे। बेंगलुरु में प्रतिनिधि सभा में आज ये चुनाव हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट newzoneair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनिए, जल्दी गैस बंद कीजिए। कुकर में सीटी आ गई है, उतार लीजिए। अरे रुको, आराम से उतारेंगे। हमारे हाथों के जादू पे कुकर भी तो सीटियां मारे। जल्दी उतारोगे तभी दाल बनेगी, वरना हलवा बन जाएगा। यही बात HIV पॉजिटिव माँ के बच्चे की HIV से सुरक्षा के लिए भी लागू है। मतलब समय पे जांच और दवा दी जाए तो HIV पॉजिटिव माँ का बच्चा भी HIV मुक्त हो सकता है। क्या सचमुच? बिल्कुल। माँ यदि HIV पॉजिटिव है तो बच्चे का जन्म अस्पताल में जन्म से ही HIV सुरक्षा सेवाओं की मांग और 6 हफ्ते से 2 महीने के बीच में बच्चे की पहली HIV जांच सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। भारत और अमेरिका की निकट साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे बाहर सुरक्षा और समृद्धि को मजबूत करेगी। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड जेम्स ऑस्टिन ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात में अंतर्राष्ट्रीय सामरिक मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श किया। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में चुनाव प्रचार चरम पर। विभिन्न दलों के स्टार प्रचारकों ने रैलियों को संबोधित किया। कांग्रेस ने असम में चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। सत्ता में आने पर नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू नहीं करने का भरोसा दिलाया। भारत ने कोविड टीकाकरण में रिकॉर्ड 4 करोड़ 20 लाख से अधिक टीके लगाए जाने की उपलब्धि हासिल की। सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए कड़े उपाय करने को कहा। महाराष्ट्र ने दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, गोवा और केरल से आने वाले यात्रियों के लिए कोविड का रैपिड टेस्ट अनिवार्य किया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में केमिकल फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 4 लोग मारे गए। यशस्वी देशवाल ने भारत को 10 मीटर एयर पिस्टल विश्व कप में पहला स्वर्ण पदक दिलाया। पीवी सिंधु ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में हारकर बाहर और अहमदाबाद में इंग्लैंड के साथ 5वें T20 क्रिकेट मैच में भारत ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 157 रन बना लिए हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। अब प्रस्तुत है संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार कविता पंत। इस सप्ताह संसद के दोनों सदनों ने कई महत्वपूर्ण विधायी कामकाज निपटाए। राज्यसभा ने जहां गर्भगाह चिकित्सीय समापन संशोधन विधेयक 2020 पारित किया, वहीं लोकसभा ने अनुसूचित जातियों संबंधी संविधान आदेश संशोधन विधेयक 2021 पारित कर दिया। देश की महिलाओं को अब अपनी आवश्यकता के अनुरूप 24 सप्ताह भी गर्भपात कराने का कानूनी अधिकार मिल जाएगा। राज्यसभा ने मंगलवार को गर्भगाह चिकित्सीय समापन संशोधन विधेयक 2020 पारित कर दिया। शुक्रवार को लोकसभा ने भी इस विधेयक को राज्यसभा द्वारा सुझाए गए संशोधनों के साथ मंजूरी दे दी। सरकार इससे पहले लोकसभा से पारित करा चुकी थी, लेकिन इसमें राज्यसभा ने कुछ संशोधन सुझाए थे, जिनके साथ लोकसभा ने इसे मंजूरी दे दी। इसके बाद अब आवश्यकता पड़ने पर देश में किसी भी महिला के लिए 24 सप्ताह तक गर्भपात कराना संभव होगा। अभी इसकी ऊपरी सीमा 20 सप्ताह है। इससे पहले सदन ने विधेयक को प्रवर समिति में भेजने सहित अन्य विपक्षी संशोधनों को अस्वीकार कर दिया और सरकार द्वारा लाए गए संशोधनों को स्वीकार कर लिया। उधर लोकसभा ने अनुसूचित जातियों संबंधी संविधान आदेश संशोधन विधेयक 2021 को पारित कर दिया। इस विधेयक में तमिलनाडु में अनुसूचित जातियों की सूची संशोधित करने का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियों के लिए नया फार्मूला तैयार किया है, जिससे अनुसूचित जातियों के 4 करोड़ विद्यार्थियों को लाभ होगा।
पिछले सप्ताह के हंगामे के बाद सोमवार को लोकसभा का कामकाज सुचारू रहा, जिसमें सरकार को 5 विधेयकों को पेश करने का मौका मिला। इन विधेयकों में एक ऐसा विधेयक भी शामिल था जो बच्चों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण संशोधन विधेयक में मामलों का तेजी से निपटारा सुनिश्चित करने तथा जवाबदेही बढ़ाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट तथा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को सशक्त बनाया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने विधेयक पेश किया। सदन में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 पेश किया गया, जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल की कुछ भूमिका और अधिकारों को परिभाषित करने का प्रस्ताव किया गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने निचले सदन में विधेयक पेश किया। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2021 तथा रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च संशोधन विधेयक 2021 पेश किया। लोकसभा ने खनिजों एवं कोयला खनन अधिकारों को सरल और पारदर्शी बनाने तथा खनिज क्षेत्र में होने वाली अनियमितताओं को रोकने वाले खान एवं खनिज विकास एवं नियमन संशोधन विधेयक 2021 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि इस विधेयक के पारित होने से खनिजों एवं कोयला खनन अधिकारों की नीलामी अधिक पारदर्शी होगी और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश में रहने वाले भारतीयों, अप्रवासी भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों के कल्याण से संबंधित हाल के घटनाक्रमों पर संसद के दोनों सदनों में बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार सरकार ने आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने के लिए घरेलू स्तर पर काम किया, उसी प्रकार से विदेशों में रहने वाले भारतीयों की आजीविका के लिए भी अथक प्रयास किए जा रहे हैं। जयशंकर ने वंदे भारत मिशन का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके माध्यम से 98 देशों से 45,82,043 लोग भारत लौटे। उन्होंने कहा कि बड़ा मुद्दा ये था कि विदेश में फंसे लोगों को वापस लाया जाएगा। विदेश मंत्री ने भारत की वैक्सीन मैत्री पहल पर भी संसद के दोनों सदनों में बयान दिया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की वैक्सीन मैत्री पहल के तहत 72 देशों को कोरोना वैक्सीन भेजी गई। राज्यसभा ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% करने के प्रावधान वाले बीमा संशोधन विधेयक 2021 को बृहस्पतिवार को मंजूरी दे दी। विपक्षी सदस्यों ने इस विधेयक का विरोध करते हुए इसे स्थायी समिति के पास भेजने की मांग की। विधेयक के बारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा निवेश आने से न केवल प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, बल्कि लोगों को बेहतर पैकेज, बेहतर प्रीमियम की सुविधा मिल सकेगी तथा रोजगार भी बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि इस विधेयक को गहन विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया है। सदन ने राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान विधेयक 2019, हरियाणा के कुंडली और तमिलनाडु के तंजावुर स्थित खाद्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र के 2 संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने के प्रावधान वाले विधेयक को भी मंजूरी प्रदान की। इसके अलावा राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वित्तीय आयोग विधेयक 2020 को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई। राज्यसभा में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आगामी 22 मार्च से पूरे देश में एक बार फिर जल शक्ति अभियान शुरू किया जा रहा है, जो देश के सभी 700 जिलों में चलेगा। शेखावत ने कहा कि अब पीने के पानी की गुणवत्ता की जांच और इस बारे में जागरूकता फैलाने के लिए देश के प्रत्येक जिले के हर ब्लॉक में प्रयोगशाला स्थापित करने की योजना बनाई गई है। परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने स्क्रैपिंग नीति के बारे में संसद के दोनों सदनों में एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पुराने वाहनों को खत्म कर नए वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने की नीति के तहत छूट देने का प्रावधान करेगी। साथ ही वो अगले 5 साल में देश को वाहन निर्माण क्षेत्र का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है। दोनों सदनों में इस सप्ताह विभिन्न दलों के सदस्यों ने बच्चों एवं महिलाओं में कुपोषण का मुद्दा उठाया। इसके अलावा दिल्ली व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में प्रदूषण और कोविड-19 महामारी के मद्देनजर छात्रों में बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से इनके समाधान की दिशा में समुचित कदम उठाने की मांग की गई। लोकसभा ने वर्ष 2021-22 के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों को मंजूरी दे दी। सदन ने केंद्रीय बजट के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों विभागों से जुड़ी अनुदानों की मांगों एवं संबंधित विनियोग विधेयक को गिलोटिन के जरिए मंजूरी प्रदान कर दी।
राज्यसभा में रेल मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा हुई, जिसमें विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार रेलवे के निजीकरण की दिशा में आगे बढ़ चुकी है और उसका पूरा जोर सरकारी संपत्तियों को बेचने पर है। वहीं सत्ता पक्ष ने दावा किया कि रेलवे की वित्तीय स्थिति में सुधार तथा सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिनका असर दिख रहा है। राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने सभापति एम वेंकैया नायडू द्वारा मनोनीत सदस्य स्वप्न दासगुप्ता का इस्तीफा स्वीकार किए जाने का भी ऐलान किया। दासगुप्ता ने पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा द्वारा उम्मीदवार बनाए जाने के बाद सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। संसद के दोनों सदनों में किसानों का मुद्दा भी छाया रहा। लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने किसान आंदोलन के दौरान किसानों की खुदकुशी के मामले को गंभीर बताते हुए इस पर चर्चा कराने की मांग की। शुक्रवार को उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने देश के विभिन्न हिस्सों में कोविड-19 के मामलों में तेजी से वृद्धि की ओर ध्यान दिलाया। अभी आप संसद में हुई इस सप्ताह की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। भाभी जल्दी छतरी दो, बारिश शुरू हो गई है। अरे झमाझम तो बरसने दो। घनन घनन घेर घेर आए मदरागन। भाभी जल्दी करो, बारिश तेज हो रही है। अरे तो मजे लो ना सरिता, टिप टिप बरसा पानी। हद है भाभी, मैं भीग जाऊंगी। फिर भी आप देर कर रही हो छाता लाने में। हाँ, ताकि तुम्हें समझ आए कि देर करना बिल्कुल ठीक नहीं, चाहे बारिश से बचना हो या अपने होने वाले बच्चे की सुरक्षा के लिए अपनी HIV जांच करवाना हो। गर्भावस्था के पहले 3 महीनों के अंदर जल्द से जल्द HIV जांच जरूर कराएं, ताकि शिशु को HIV संक्रमण से बचाया जा सके और माँ और शिशु एक स्वस्थ और लंबी जिंदगी जी सके। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच एवं इलाज गुप्त और मुफ्त। समय का मोल, HIV पे कंट्रोल। अधिक जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1097 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। यशस्विनी देसवाल ने विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। देसवाल ने 238.8 अंक हासिल कर स्वर्ण पदक जीता। मनु भाकर ने 236.7 अंक के साथ रजत पदक हासिल किया। अचंता शरद कमल और मनिका बत्रा ने मिक्स डबल्स टेबल टेनिस में ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है। दोहा में आज एशियाई ओलंपिक क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट में जीत दर्ज कर उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। फाइनल में दोनों ने कोरिया के सांग सू ली और जेही जनियोन को 4-2 से शिकस्त दी। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पीवी सिंधु थाईलैंड की पी चुचुवांग से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। उन्हें चुचुवांग ने 21-17, 21-9 से हराया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने जापान की अकाने यामागुची को हराया था। अहमदाबाद में इंग्लैंड के साथ 5वें T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के अंतिम मैच में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 17 ओवर में 2 विकेट पर 181 रन बना लिए हैं। 5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका की निकट साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र और उससे बाहर सुरक्षा और समृद्धि को मजबूत करेगी। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड जेम्स ऑस्टिन ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात में अंतर्राष्ट्रीय सामरिक मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श किया। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में चुनाव प्रचार चरम पर। विभिन्न दलों के स्टार प्रचारकों ने रैलियों को संबोधित किया। कांग्रेस ने असम में चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। सत्ता में आने पर नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू नहीं करने का भरोसा दिया। भारत ने कोविड टीकाकरण में रिकॉर्ड 4 करोड़ 20 लाख से अधिक टीके लगाए जाने की उपलब्धि हासिल की। सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए कड़े उपाय करने को कहा। महाराष्ट्र ने दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, गोवा और केरल से आने वाले यात्रियों के लिए कोविड का रैपिड टेस्ट अनिवार्य किया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में केमिकल फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 4 लोग मारे गए। यशस्विनी देसवाल ने भारत को 10 मीटर एयर पिस्टल विश्व कप में पहला स्वर्ण पदक दिलाया। पीवी सिंधु ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में हारकर बाहर। और अहमदाबाद में इंग्लैंड के साथ 5वें T20 क्रिकेट मैच में भारत ने 18वें ओवर में 2 विकेट पर 183 रन बनाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।